इजरायल ने ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के दावे पर पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो ईरान के किसी भी हथियार का जवाब दे सकता है। एक रोज पहले ही ईरान ने आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया, लेकिन इजरायल ने ईरान के उस दावे को हंसी में उड़ा दिया। वहां के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो उसके किसी भी हथियार का जवाब आसानी से दे सकते हैं। मतलब इजरायल ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जो आवाज की रफ्तार से करीब 15 गुना तेज उड़ सकती है और उसे कोई डिफेंस सिस्टम हरा नहीं सकता। जिसके बाद ये माना गया कि ईरान ने एक साथ अपने दो दुश्मनों इजरायल और अमेरिका को डराने का काम किया। हालांकि इजरायल के तेवर देखकर ऐसा लगता नहीं है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी। इजरायल के विदेश मंत्री साउथ कोरिया दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत करते हुए यह बयान दिया और दो टूक कह दिया कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को दूसरा उत्तर कोरिया नहीं बनने देगा। पश्चिमी मीडिया कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को है और अमेरिका इजरायल का दोस्त है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर कई तरह के बैन लगा चुका है ताकि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल न कर सके। इसीलिए इजरायल ईरान को रोकने की जिद पर अड़ा है। वो जानता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उत्तर कोरिया की तरह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि किम अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी लगातार परमाणु परीक्षण करने से बाज नहीं आते हैं। इसलिए इजरायल ने साफ कर दिया कि वो ईरान को उत्तर कोरिया की तरह मनमानी नहीं करने देगा। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में भगवा मार्च के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके विरोध में एक पक्ष ने अहमदनगर के संगमनेर इलाके में भगवा मार्च निकाला, जिसके बाद दोनों गुट दोबारा आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने जानकारी दी कि जैसे ही संगमनेर से कुछ दूर मौजूद सामनापुर तक मार्च पहुंचा, कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद दूसरी तरफ के लोगों ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और उनके शीशे टूट गए। जबकि पथराव के दौरान दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और बवाल शांत कराया। सामाजिक तत्व है, त्यांनी काही एक दो जो गाड़ी है त्यांचे काचे वगैरह फोड़ले हैं। तनावपूर्ण हालात के बीच इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर बिहार के दरभंगा में पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर लोगों की भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान थाने में रखी कुर्सियों और फाइलों के साथ साथ दूसरी चीजों को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों ने शुभंकरपुर थाने के कुछ पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि जब कई बार शिकायत करने के बाद भी आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। भीड़ जो आया है अनलीगल आया है, हम लोग का कोई गलती नहीं है। भड़के हुए लोगों ने थाने का घेराव कर देर रात तक हंगामा किया। हालात इतने बिगड़ गए कि मदद के लिए आसपास की चौकियों से पुलिस बुलानी पड़ गई, जिसके बाद लोगों को शांत कराया जा सका। इस बीच भारत जल्द ही जर्मनी से 6 आधुनिक पनडुब्बियां खरीद सकता है, जिसके लिए जर्मनी के साथ उसकी डील लगभग पूरी हो चुकी है। इस बात के संकेत भारत दौरे पर पहुंचे जर्मनी के रक्षा मंत्री ने दिए, जिसके बाद भारत को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलने का रास्ता साफ हो गया और इन पनडुब्बियों के मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जर्मनी से करार के बाद मिलने वाली आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां कई मायनों में बेहतर हैं और दुश्मनों को चकमा देने में भी ये पनडुब्बियां माहिर होती हैं। इन पनडुब्बियों में एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसकी वजह से पानी में इनका पता लगाना मुश्किल होता है। ये 400 मीटर की गहराई से टारगेट करने की क्षमता रखती है। जर्मनी की इस पनडुब्बी को पाने के लिए भारतीय नौसेना पिछले कई साल से कोशिश कर रही थी, यानी इस करार के बाद नौसेना का इंतजार खत्म हो जाएगा। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हनुमान मंदिर में भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। मंदिर परिसर में इससे जुड़े बोर्ड भी लगाए गए ताकि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड के बारे में बताया जा सके। मंदिर परिसर में जो बोर्ड लगाए गए उनमें भक्तों से पूरे कपड़े पहनकर दर्शन के लिए आने को कहा गया। कि मंदिर के अंदर भी ये बोर्ड लगाया गया है, अलग अलग जगह पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में स्कर्ट, टॉप और कटे फटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मंदिर कमेटी के मुताबिक कुछ भक्त मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों की लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया गया। उधर कनाडा में पढ़ाई करने गए करीब 700 भारतीय छात्रों पर वहां से निकाले जाने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उन्हें जल्द वहां से भारत भेजा जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि छात्रों ने फर्जी ऑफर लेटर के जरिए वहां एडमिशन लिए। इसलिए कनाडा में पढ़ाई करने गए करीब 700 छात्रों पर वहां से निकाले जाने की तलवार लटक रही है। हालांकि वहां की विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया।
छात्रों को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली वो धरने पर बैठ गए। छात्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो फर्जीवाड़े के शिकार हो गए। इस मामले को लेकर पंजाब कैबिनेट में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी भी लिखी ताकि मामले को सुलझाया जा सके। इस बीच पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो के 5 देशों ने रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो के इस कदम से रूस की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि रूस की सीमा के पास नेटो ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट उड़ाया और यह साफ कर दिया अगर पुतिन ने नेटो देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में पुतिन कई बार नेटो देशों पर हमले की धमकी दे चुके हैं और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इस संगठन में शामिल 5 देश अमेरिका, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड और चेक गणराज्य ने एक साथ मिलकर रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। रूस को ताकत दिखाने के लिए इन 5 देशों ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट हवा में उड़ाए। इस दौरान आसमान में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। यानी नेटो देशों ने इस अभ्यास के जरिए रूस को अपनी वायुसेना की ताकत दिखा दी। नॉर्वे के एयरबेस पर हो रहे इस अभ्यास को डिफेंडर 23 नाम दिया गया, जिसकी मेजबानी नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ने की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो जल्द ही अपना सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और आशंका जताई गई कि नेटो के इस सैन्य अभ्यास से यूरोप और अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप पड़ सकता है, क्योंकि दावा है कि एयर डिफेंडर नाम की इस ड्रिल में नेटो के 25 सदस्य देशों के करीब 250 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और इस दौरान उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर 2000 से ज्यादा बार उड़ान भरी जाएगी। लेकिन दावा किया गया कि इन ताबड़तोड़ उड़ानों की वजह से यूरोप और अमेरिका से आने वाले नागरिक विमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका जताई गई कि इस ड्रिल की वजह से कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ सकता है। नेटो की एयर डिफेंडर ड्रिल 12 जून से 23 जून तक चलेगी। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। सूरजमुखी की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग कर रहे किसानों ने एक दिन पहले नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर किसानों को हाईवे से खदेड़ दिया था। अगले दिन किसान फिर इकट्ठा हो गए और हाईवे पर पहुंचने वाले एक लिंक रोड पर जम गए। किसानों ने सरकार को बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे। किसी भी फसल के लिए एमएसपी एक ऐसी कीमत होती है जो सरकार तय करती है। सरकार उसी कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है, लेकिन किसानों का आरोप है कि सूरजमुखी की फसल को सरकार एमएसपी से कम कीमत पर खरीद रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां दलित समुदाय के एक दूल्हे की बारात के दौरान लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस के मुताबिक दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में बारात निकाली जा रही थी, लेकिन दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने की वजह से वहां दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और गुस्साए लोगों ने दलित समुदाय के दूल्हे समेत बारातियों पर पथराव कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों के साथ कई अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी और उनसे पुलिस की झड़प हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। गांव में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि गांव में किसी प्रकार की विवाद या उपद्रव की आशंका ना रहे। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर 7 साल बाद सऊदी अरब में ईरान का दूतावास खुल गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते ही बहाल हो गए। यानी 7 साल बाद ही सही दोनों देशों के बीच दुश्मनी की खाई पट गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान का दूतावास खोल दिया गया, जिसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री अली रेजा बेगदली ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 2016 में टूट गए थे। असल में तब सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु और 46 अन्य लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर दोनों ने साथ आने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब पहुंचकर उसकी इजरायल से दोस्ती कराने की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका बीते कुछ वक्त से अपने पुराने साथियों इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने में जुटा है और उस कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बताया गया कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य करने का मुद्दा भी छेड़ दिया। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश इस विषय पर तब तक बात करते रहेंगे जब तक कोई हल न निकल जाए। इजरायल और सऊदी अरब अमेरिका के तो दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि इजरायल की फिलिस्तीन से लड़ाई है और सऊदी अरब की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ अमेरिका के खुद अपने ही रिश्ते बिगड़े पड़े हैं। ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता कितनी कामयाब होगी, इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं।